5 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सीमा पर लगातार हालात खराब होते हुए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हालात नियंत्रण में करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और सिर्फ बातचीत के जरिए नहीं, बल्कि जिस हिसाब से हमारी सेना तैयारी में है और जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इन सबके बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। 10 दिन से सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में हाय तौबा तो मचा रहा है, लेकिन अब तक उसने एक बार भी युद्ध विराम। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। 10 दिन से सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में हाय तौबा तो मचा रहा है, लेकिन अब तक उसने एक बार भी युद्ध विराम की पेशकश नहीं की है। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाक आर्मी जिस तरह सीमा पर बसे भारतीय गांवों को निशाना बना रही है, उससे पाकिस्तान की नापाक नीयत भी बेनकाब हो गई है। हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर पार की लड़ाई के लिए भारत को उकसा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज सीधी चेतावनी दी कि सरहद पर गुस्ताखी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। अब ये बीच बहस का बड़ा मुद्दा है कि आखिर जंग भड़काकर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जंग जैसे हालात हैं। सीमा पर बसे गांवों की मिट्टी बेगुनाहों के खून से रंगने लगी है। पाकिस्तानी रेंजर्स और पाक आर्मी चुन चुनकर रिहायशी इलाकों पर गोले दाग रहे हैं। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से हिंदुस्तान का खून अब खौलने लगा है। सरहद पर भारत के जांबाज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, मोटर बम से दे रहे हैं। तो डर नहीं लगता आपको? जहाँ नहीं, डर क्या लगता है? फौज में भर्ती हुए, डर किस लिए? पाकिस्तान ने जो फायर कर रहा है, आर्टिका फायर कर रहा है और भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कब तक पाकिस्तान फायर बंद नहीं करेगा, तब तक हम फायर जारी रखेंगे। हमने कोई छुरी नहीं पहना है। भारत सरकार ने भी सीधे सपाट लहजे में चेतावनी दे दी है कि सीमा पर यह गुस्ताखी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। सरहद पर जंग जैसे हालात का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, लेकिन वो दुनिया भर में छाती पीट रहा है कि भारतीय जवान सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी साजिश के तहत वो सीमा पर आबाद भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि सीमा पर अगर युद्ध छिड़ेगा तो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका जैसे मुल्क मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए जरूर आगे आएंगे। वैसे भारत ने ये साफ कर दिया है कि कश्मीर पर किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अब तो पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग भी तब होगी जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद होगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। जो भी हमारे बीएसएफ और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। फिलहाल पाकिस्तान हाय तौबा तो खूब मचा रहा है, लेकिन उसने फायरिंग बंद करने का कोई संकेत अब तक नहीं दिया है। उल्टे खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने सीमा पर 5 किलोमीटर के दायरे में बसे अपने गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत को सीधी जंग के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अगर नहीं तो फिर गोलियों का जवाब गोलियों से देने का दौर कितने दिन जारी रहेगा? दिल्ली में राकेश कुमार, जम्मू में अजय जांड्याल और शीतल राजपूत के साथ रवि शर्मा, अरनिया सेक्टर, इंडिया न्यूज।
बार बार उकसाने की कार्रवाई करके युद्ध जैसे हालात पैदा क्यों कर रहा है पाकिस्तान, इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल जी मौजूद हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल प्रेमनाथ ह्यून जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। शीतल राजपूत और रवि शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। इन सबके बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कुमार सिंह, जो बताएंगे कि सरकार ने किस किस तरह के कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ताजा बयान कहता क्या है। और जम्मू से मौजूद हैं अजय जांडियाल। सबसे पहले राकेश, आपका है रुख करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीमा जब बुलाती है तो बंदूकें बोलती हैं। इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री का बयान साफ झलकाता है कि आखिरकार जो मोदी सरकार की मंशा, आखिरकार किस तरह से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, तो उसे मुंहतोड़ किस तरह से जवाब दिया जाए। और सुबह ही आपने देखा कि रक्षा मंत्री का जो बयान था उसमें दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि बीएसएफ और आर्मी को खुली छूट दी गई है। और सबसे खास बात चित्रा, जो अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जिन्हें पूरी कमान दी गई है कि आखिरकार किस तरह से वहां पर सीमा पर जो स्थितियां हैं उससे पाकिस्तान के जो आर्मी या पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उससे किस तरह से निपटा जाए। अगर बात करें तो बीएसएफ डीजी ने उनसे मुलाकात की है, करीब आधे घंटे मुलाकात चली और पूरा ब्यौरा दिया है कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव के साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत हुई है और पूरी स्थिति पर यह बात कही गई है कि बीएसएफ पूरी तौर पर मुंहतोड़ जवाब दे। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड पर लश्कर और जैश के आतंकी काफी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। चित्रा, बिल्कुल, इसी बहाने आतंकियों के घुसपैठ भी करवाना चाहता है पाकिस्तान। ये बात किसी से छिपे नहीं है। लेकिन हालात इस वक्त कैसे हैं? अजय जांडियाल, इस वक्त किस तरह की जानकारी मिली है? अभी वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? भी चिंताजनक है। आगे जो आज से पहले की बात करें तो सुबह 9 बजे तक जो है फायरिंग होती थी, मगर आज मैं आईजी बीएसएफ के पास एक इंटरव्यू के लिए गया था तो तभी पता चला, मैं जब वहां बैठा था, कि 12:30 बजे, दिन के 12:30 बजे भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अरनिया सेक्टर में एक जो है शेल फायर किया। बार बार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। स्थिति कहीं ना कहीं ये बनी हुई है कि किसी भी वक्त जो है फायर जो है वो हो सकता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा चिंता यह है कि वहां पर ग्रामीणों का 4 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीणों का घूमना, उनका आना जाना बंद किया गया है। मीडिया को वहां आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा सकती है। आईजी बीएसएफ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर का दायरा जो है, ये बिल्कुल खबर है कि पाकिस्तान ने अपने गांवों को जो है वो खाली करवाया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीएसएफ जो है पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको ये भी खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, रेगुलर आर्मी जो है वो रेंजर्स की सहायता कर रही है, मगर उन्होंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसएफ पूरी तरह से सक्षम है किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए और वो कर भी रही है। मगर सिर्फ चिंता जो है वो ये है कि ग्रामीणों को जो है इस बीच जो है निशाना बनाया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बीएसएफ ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की जो झलक रही है, जो सिविलियंस मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बजाय कि बीएसएफ से सीधी लड़ाई करे वो नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए लोगों को एहतियातन अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है, बॉर्डर एरियाज में ना जाने के लिए कहा गया है, ताकि उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ईंट का जवाब भारत पत्थर से दे रहा है, लेकिन इस तरह के हालात संबित पात्रा कब तक बने रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से चित्रा, मैं तो ये नहीं कह सकता कब तक बने रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री जी ने कल इसका उत्तर दिया है कि यथाशीघ्र ये सब ठीक हो जाएगा। और आज डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बहुत फोर्सफुल जवाब देते हुए कहा है कि इफ पाकिस्तान इंडल्जेंस इन मिस एडवेंचरिज्म देन पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड आवर रिएक्शन। अगर पाकिस्तान इस प्रकार की कार्यवाही करेगा तो इंडिया जो बदले में कार्यवाही करेगा, पाकिस्तान उसे झेल नहीं पाएगा, पाकिस्तान उसे सह नहीं पाएगा।
आप अगर देखेंगे तो ये इतना जोरदार फोर्सफुल रिटेलिएशन इंडिया का हो रहा है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन तक अर्थात संयुक्त राष्ट्र तक गया था कंप्लेन करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने दरकिनार कर दिया और कहा कि आप डिप्लोमेटिकली इसे सॉल्व करिए। पाकिस्तान के मीडिया को सेंसर किया गया है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गांव में हो रहा है वो उसे दिखाए ना। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में बहुत कुछ खो रहा है, पाकिस्तान भी बहुत कुछ खो रहा है और पाकिस्तान अब जो है अपने घुटनों पे भी एक तरह से आ चुका है। पर्दे के पीछे यूएन में इस मुद्दे को उठाकर कुछ हासिल भी करना चाहता है पाकिस्तान, इस बात को भी समझना होगा देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन राजीव त्यागी जी, आज ही मोदी जी की ओर से यह बयान आया है कि इस पर किसी भी तरह की राजनीति ना की जाए और जो कर रहा है वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया ये कहते हुए। देखिए, उनका स्वाभाविक बनता है कि वो हमें निशाने पर ले चित्रा जी, लेकिन मैं दो बात पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। पहली बात तो कि 26 अगस्त 2014 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने कहा कि पिछले 3 महीनों में नियंत्रण रेखा के साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी और घुसपैठ की घटनाएं 1971 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रही है। तो ऐसा कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की? आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त अपने शपथ ग्रहण समारोह पर बुलाने का काम किया? आप अगर उनको नेग्लेक्ट कर देते और सभी देशों को बुला लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम मजबूती से जवाब दे रहे हैं, ऐसी कौन सी सरकार है सन 47 के बाद से देश में जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ने जब अटैक किया और उसने कहा कि नहीं सैनिकों आप जवाब मत दो, आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ो? ऐसी कोई सरकार नहीं हुई। सभी सैनिकों ने, वो सभी सरकारों ने फोर्स को ये कहा है कि आप जवाब दीजिए और हमें शानदार तरीके से हमारी फोर्स ने बॉर्डर्स की रक्षा की और पाकिस्तान को करार जवाब देने का मोदी सरकार की ओर से जो अब तक कदम बढ़ाए गए हैं, क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? मोदी सरकार ने कहा था, जब चुनाव प्रचार था, लोकसभा का चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो मोदी साहब जिस तरह से बात करते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान जब इस तरह की हरकत करता है तो विदेश मंत्री को जाकर के लाल आंख करके बात करना चाहिए। तो वो लाल आंखें कहां है, वो देश जानना चाहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है चित्रा जी कि 71 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे गांवों से, हमारे बॉर्डर के लोगों का 10 से 15 हजार लोगों को हमें शिफ्ट करना पड़ा। बिल्कुल। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, क्या रक्षा मंत्रालय बंजर भूमि विकास मंत्रालय जो 2 घंटे में फाइल निपटाई जा सकती है? जिस सरकार के पास पूर्णकालिक रक्षा मंत्री ना हो तो वो सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे करेगी? लेकिन रक्षा मंत्रालय कैसे चलाएगी? उनकी ओर से सख्त बयान तो आया है, कम से कम इस बात को तो मानेंगे आप? शोले के गब्बर की तरह बयान देना बड़ा आसान है कि गब्बर की तरह बयान दे दीजिए, वो बयान चर्चा में आ जाए और उसको मीडिया उठा ले और उसको चला दे। लेकिन वास्तविक धरातल कुछ और है। मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी, 125 करोड़ के देशवासी आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आप जवाब बेहतर तरीके से दें, लेकिन आप प्रधानमंत्री की तरह से एक्ट करें, प्रचार मंत्री की तरह एक्ट ना करें। चलिए, इसका जवाब संबित पात्रा से हम लेंगे, लेकिन उसके पहले कर्नल अनिल कौल जी, आपसे जो भी कदम अभी तक मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हैं, क्या वो नाकाफी हैं? चित्रा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है बॉर्डर पे, ये एक मिलिट्री मैटर है, एक ऑपरेशनल मैटर है। इसको टीआरपी के लिए मत उछालें। टीआरपी के लिए कोई नहीं उछाल रहा है, ये एक मुद्दा है। जी बिल्कुल, बहुत गहरा मामला है कि वहां, और हम 26/11 का जो बॉम्बे में हमने नजरिया देखा उसको रिपीट ना करें, ये बहुत जरूरी है। जी। नंबर 2 रहा जो इन्होंने कदम उठाए, मेरे हिसाब से कई एक ऐसे कदम उठे हैं जिसके बारे में आम जनता को मालूम नहीं है। बिल्कुल। और वो कदम एडिक्वेट है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे जो एम था वो अचीव हो रहा है। और अगर वो हो रहा है तो जो कदम उठाए वो ठीक उठाए। क्यों उन्होंने बाकी लोगों को नहीं बताया या ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करी, वो अलग बात है, उसमें मैं डालना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपका सवाल यह है कि कदम क्यों नहीं उठाए? कदम उठाए और टाइम से उठाएं और जो उसका असर है वो नजर आ रहा है। चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आप प्रेमनाथ ह्यून जी, क्या आपको लगता है कि जितने भी कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं और सेना जिस तरह से माकूल जवाब दे रही है, उसका असर अब दिख रहा है, इसी वजह से यूएन का रुख करना पड़ा पाकिस्तान को? बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। और ये जो कदम उठाए हैं जी और उठा रहे हैं, तो ये हम शेयर नहीं कर सकते। हम सब ने लड़ाई की है उधर,
और इसी तरीके से पाकिस्तान क्या चाहता है आज कि पूरा कश्मीर जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की हुई है, उनके जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो कश्मीर में आए हुए हैं जी। अब सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अब जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हमारे जवान जो हैं वो तो शहीद हो रहे हैं, लेकिन सिविलियंस भी उसमें मारे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी होश नहीं है कि वो सिविलियंस को मार रहे हैं, जिनका के यूनाइटेड नेशंस में भी ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स में भी ये आता है। बिल्कुल। अब अगर वो मार रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से हमारे बीएसएफ, आर्मी और जो भी हैं उधर फौजें, वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। और अगर वो मोटर से करते हैं हम मोटर से करेंगे, अगर वो गन्स लाएंगे हम गन से करेंगे, अगर वो फौजें वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। और अगर वो मोटर से करते हैं हम मोटर से करेंगे, अगर वो गन्स लाएंगे हम गन से करेंगे, अगर वो आज पाकिस्तान से आया था ये एक न्यूक्लियर भी हो सकता है, तो हिंदुस्तान को हमें ये डरा रहे हैं। ये डराए ना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो रक्षा मंत्री ने बोला है और जो हमारी फौजें हैं और होम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको बता सकता हूं ये पहली दफा नहीं हुआ, आपको बड़ी जल्द पता लग जाएगा कि पाकिस्तान खुद ही हाथ जोड़ के बोलेगा कि हमें अब बख्श दो, क्योंकि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है सर? भी यही हुआ था जी। पाकिस्तान फौजें को तो लगातार जितने भी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं, सब में उसको मुंह की खानी पड़ी। एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा जी, जल्दी। मेरी छोटी टिप्पणी ये है चित्रा जी कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में इतना कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1999 से 2004 के बीच में, तो संसद से लेकर लाल किले तक अटैक हुआ बकायदा। हमारी सरकार थी, मुंबई पे अटैक हुआ। हम लोगों ने टेरर और टॉक साथ नहीं रखे, हमने बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय, देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलवाया। तो मेरा कहना यह है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। जब पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, जो पाकिस्तान ने मैं बताऊं, पाकिस्तान ने जब वहां पे टेरर कैंप खत्म नहीं किए, तो आपको बातचीत करने की जरूरत क्या थी उनसे? आपको बातचीत करने की जरूरत क्या थी उनको? मेरा प्रश्न का जवाब दे संबित पात्रा कि आपको बातचीत करने की जरूरत क्या थी जब टेरर कैंप खत्म नहीं हुए पाकिस्तान में? मुझे लगता है चित्रा जी आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए और आपकी गलती को उठाए तो पक्षपात कर रही हैं। संबित पात्रा जी ऐसे आरोप मत लगाइए। नहीं, आराम से राजीव त्यागी, आरोप मत लगाइए। आपको बता दूं, थोड़ी देर के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से आवाज आप तक नहीं जा रही थी। आप जवाब दीजिए राजीव त्यागी जी ने जो सवाल पूछा है। देखिए, मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है कि यहाँ पूरे पैनल में सभी एक स्वर में बोल रहे हैं। कांग्रेस और राजीव त्यागी आज पाकिस्तान के स्वर में बोल रहे हैं। हमारी सरकार जवाब मांग रहे हैं। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज एकजुट हो बातचीत करनी क्यों शुरू की जब टेरर नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने? शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। इतने गंभीर मुद्दे पर लड़े हैं, शांत मत होइए, आप बोलिए। बहस कम से कम ऐसी हो जिससे आपको बोलने नहीं कर रहे हैं। इनको रोकिए पहले, बिल्कुल बोलिए। आप इनको रोकिए, ये हिंदुस्तान के दुश्मनों को रोकिए पहले। आप ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं संबित पात्रा? आप संबित पात्रा आप बौखला गए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि अरे छप्पन का सीना दिखाइए ना, आप इस लाल आंखें दिखाइए। आप इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहा। गंभीर विषय पर आपने निर्देशन दिया था कि अगर मोदी सरकार बनेगी तो एक दिन में पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देंगे। आर्मी के साथ कहाँ है वो आपकी मंशा? इतने गंभीर विषय पर राजनीति न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। संबित, मैं आती हूँ आपके पास, पूछता हूँ जी। चलिए हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ, शीतल राजपूत और रवि शर्मा हमारे दो सहयोगी। जब मैं बोल रहा होता हूँ, ये राजीव त्यागी बीच में बोल रहे होते हैं। संबित, आती हूँ मैं आपके पास। मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं। राजीव त्यागी
इतने गंभीर विषय पे कम से कम हम इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी न करें, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। राजीव त्यागी और संबित जी, मैं चाहूंगी राजीव जी आप लोगों की बात को बिल्कुल गौर से सुना जाएगा और एक एक करके आप अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। संबित, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शीतल राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, जरा उन लोगों का दर्द जानने की कोशिश कीजिए जो अपने ही देश में इस वक्त पाकिस्तान की वजह से शरणार्थी जैसा जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सब कुछ छोड़कर इन लोगों को अब कैंप पर आकर रहना पड़ रहा है। लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर इस वक्त इनके ऊपर क्या गुजर रही है और ये लोग चाहते क्या है मोदी सरकार से। बिल्कुल चित्रा, मैं स्टूडियो से जो राजनीतिक वाद विवाद की आवाजें सुन रही हूँ, शायद इन लोगों को बताना और जताना जरूरी है कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। मेरे साथ एडिटर क्राइम हमारे रवि शर्मा भी मौजूद हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अलग अलग इलाकों का दौरा करके आ जाए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ ये जनता जो मौजूद है तकरीबन इस शरणार्थी कैंप में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, हमारे कैमरामैन आपको घुमा के दिखाएंगे। यहाँ तकरीबन 1500 लोग जो हैं उन्होंने शरण ली है और ये लोग त्रेवा गांव से हैं और अरनिया से हैं जहां पर भारी भरकम गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की ओर से की गई है। आज 5वां दिन है जब ये लोग यहां अपने घर से बेघर होकर एक शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं चाहूंगी कि जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक और राजनेता स्टूडियो में है या बाहर हैं वो जाने इनका दर्द और फिर उसके बाद कोई टिप्पणी दे। ये तमाम महिलाएं और पुरुष हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप बता रही थी कि आपके घर के अंदर शेलिंग हुई है और आप 4 दिन से यहां पर मौजूद हैं और इस तरह शरणार्थी की जिंदगी जी रही है, मजबूर जिंदगी। हाँ दीदी, हम जहाँ से वहां से आके ना 4 दिन से जहाँ पे रह रहे हैं और हमारे बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं, उधर उधर घूम रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। हमें बस सरकार से कुछ नहीं कहना, बस इतना संदेशा देना है कि वहाँ बॉर्डर पे शांति और अमन का गुजारिश करें, हमें पीछे थोड़ी थोड़ी जगह दे। आपके घर में मैंने सुना है कि घरों में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं घर बार का, उनकी चिंता होती है आपको? और दूसरा, उस वक्त जब शेलिंग आपके घर में हुई तो वो क्या तस्वीर थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे आप लोग अपनी जान बचाकर भागे? हम पहले तो एक नुक्कड़ में लगे हुए थे, जब ऊपर से गिरा फिर हमारे बच्चे भी डर रहे थे, हम भी डर रहे थे। फिर बाहर हम आए तो तब ऊपर से गोला नीचे आ गया, अंदर गिर गया। फिर अब बच्चे लेके हम वहां से भागे। जी, पीछे रह गए लोग, उनकी चिंता होती है? हाँ, बहुत होती है। माल है वहाँ पे, जो सब माल जो भी सब कुछ है वो वहाँ पे ही है। और हमारे पति हैं जो एक एक वहाँ रहते हैं उनकी देखभाल के लिए, तो उनकी चिंता लगी रहती है। हम जहाँ हैं वो वहाँ हैं, फिर उनके बारे में क्या सोचते हैं, जी बस यही रहता है। मैं आपकी आंखों में वो दर्द पढ़ सकती हूँ। आपके पति वहाँ हैं, आप यहाँ हैं और यकीनी तौर पर आप कितनी ज्यादा दुखी और परेशान रहती होंगी, मैं समझ सकती हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये शख्स हमारे साथ है जो त्रेवा गांव के, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, एकदम जीरो लाइन पर है। आइए, आप हमारे सामने आइए। और इनके हाथ में, चित्रा आप देख सकती है, इनके हाथ में ये गोली है जो दिखा रहे हैं कि ये गोली, और ये देखिए ये शेल, ये आपके घर पे गिरा था? हाँ ही, ये हमारे घर पे गिरा था और 4 दिन तुम असी जनाब इतने रह रहे हैं और अचानक 9 बजने को 5 मिनट घट सन अचानक पाकिस्तान ने इन्नी शैलिंग की कि हमारे बच्चे, माल मवेशी, औरतें सब मतलब बर्बाद कर देने लगे। ये जो शैल आप और ये दिखा रहे हैं आपके घर में गिरे? हाँ जी, त्रेवा में गिरे हैं। मेरे घर तो नहीं गिरे हैं, मेरे साथ वाला जो घर है पड़ोसी है उसके घर में गिरा। ये उसके घर में गिरा था। ठीक है, तो आप देख रही है चित्रा, ये तस्वीर आप देख रही है कि ये शेल्स, मोर्टार के ये शेल्स और साथ में ये गोलियां, ये हकीकत है यहाँ की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग वहां सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस हकीकत को जाने, इन लोगों की परेशानी को समझे। एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कुछ और हकीकत वो ग्राउंड जीरो से बयां करेंगे। रवि, आप आइए। आज आप पूरा दौरा करके आए हैं, आप सांबा गए थे, आप सुचेतगढ़ बॉर्डर गए थे, कल आप अरनिया में भी थे। आपने क्या तस्वीर देखी वहां पर? देखिए, हालात वाकई बहुत गंभीर हैं वहां पर। ये लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी परेशानी बयां कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे जो घर टूट गए हैं, जो मवेशी मारे गए हैं, जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और सबसे अलग जो एक अमन चैन की एक जिंदगी थी जो लगातार ढर्रे पे चल रही थी, वो पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। फायरिंग होती है, कभी 8 बजे से शुरू होती है, कभी रात में 1 बजे से शुरू होती है। कोई चैन से नहीं सो सकता है वहां पर, और इतनी भारी वहां पर आर्टिलरी फायर हो रहा है कि बता पाना बेहद मुश्किल है। कल रात मैं आर्निया में था और वहां पर जिस तरह के हालात मैंने देखे, लगातार फायर होता है, बेरोक टोक फायर होता है और सुबह तक ये फायर रहता है। आप आज सांबा में भी थे और वहां कुछ लोगों का दाह संस्कार भी था,
जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं वहां पर जिनके घरों में, जैसे ये खुशकिस्मत थे, इनके घर का भी किस्सा हमने सुना, वहां पर शैल गिरा लेकिन उसमें जो है नुकसान नहीं हुआ, उस तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, घर को जरूर नुकसान पहुंचा। लेकिन वहां पर हमने देखा लोगों के घर भी तबाह हुए और एक एक परिवार के 6-6 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, कई उनमें से मर गए हैं। और इस तरह की कहानी हर कमोबेश दूसरे घर की है जहां पर हमें अभी स्टूडियो चलना होगा, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ तमाम लोगों की से हम का जो उनका दुख है वो हम अपने दर्शकों तक और आप तक पहुंचाएंगे। चित्रा बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी। सीमा पर लगातार उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और माकूल जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अगर इसी तरह के हालात लंबे खिंचे तब क्या होगा? क्या भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और युद्ध जैसे हालात पैदा करके पाकिस्तान दिखाना क्या चाहता है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए, लेकिन एक बार संबित का रुख करते हुए, अब संबित, राजीव जी ने यहां पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन एक सवाल के साथ मैं चाहूंगी उसका जवाब देना। उसके पहले एक बार शीतल के पास हम चलते हैं। शीतल बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हैं। शीतल, वहां मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये लोग चाहते क्या हैं और आंखों देखा हाल बताएं, इनके ऊपर क्या गुजरी है पिछले एक महीने के दौरान। बिल्कुल चित्रा, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि ये मोर्टार शेल जो मेरे हाथ में है, ये मोर्टार शेल और रवि के हाथ में जो गोलियां हैं और जो शेल के टुकड़े हैं, ये यहाँ की हकीकत है। इससे लोग हर पल 2-4 हो रहे हैं, दिन रात 2-4 हो रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उसके बाद हम रवि से भी बात करेंगे। रवि, ये मोर्टार शेल आप पकड़िए, हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी इंटेंसिटी के बारे में। ये बच्ची हमारे साथ चित्रा यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने क्या भुगता ये जानते हैं। आप बता रही हो कि आप वहां से निकल रही थी अपने गाँव से, उस दौरान क्या हुआ? इधर से जा रहे थे घर, तो तभी हमारे गाड़ी के आगे ब्लास्ट हुआ था। मेरे पास मेरे मम्मी डैडी थे, मेरे भाई थे, मेरी बहन थी, हमारे पड़ोसी थे, हमारे साथ ही चल रहे थे। आगे ही ब्लास्ट हुआ हमारी गाड़ी के, पता नहीं कैसे लकी किस्मत थी। तो हमने कुछ कर्म किया था कि जो हमारे आगे आ गया, कोई भी हमें किसी को भी कोई आंच नहीं आई। मेरी मम्मी जल्दबाजी से उतर रही थी नीचे, तो तभी उनके हाथ में गिर गए वो। तो मेरी आंटी थी, वो भी। जब गाड़ी के ठीक आगे ब्लास्ट हुआ, उस वक्त जो बच्चे आपके साथ हम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन मोहित से कहूंगी कि वो बच्चों पे फोकस करिए। छोटे छोटे बच्चे आपके साथ थे, आपके भाई बहन थे, तो ये बच्चे तो तभी उनके हाथ में गिर गए वो। तो मेरी आंटी थी, वो भी। जब गाड़ी के ठीक आगे ब्लास्ट हुआ, उस वक्त जो बच्चे आपके साथ हम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन मोहित से कहूंगी कि वो बच्चों पे फोकस करिए। छोटे छोटे बच्चे आपके साथ थे, आपके भाई बहन थे, तो ये बच्चे तो बेचारे बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे, रो रहे थे जी। तभी हमने इनको आदमी आए कुछ आदमी में सुबह मंडी लगती है, तभी वो निकले बाहर, उन्हें हमें अंदर दुकान में लिया। तो उन्होंने हमें अंदर लिया, तो आगे हमारे बाइक जा रही थी, उसमें 2 आदमी बैठे थे। तो आगे वाले को चोट आई थी, दूसरा घबरा गया था, पता नहीं कैसे। उससे बात भी नहीं हो रही कि क्या हो रहा है हमारे आगे। उसने हमारे पास आया, को कहता कि उसको गोली लगी है। आपकी उम्र इतनी कम है, आप ये पूरा हादसा, पूरा वाकया बयां कर रही है, उस वक्त आप बहुत डर गई होंगी। हाँ, देखा, मौत से किसी नहीं डर रहता, हर किसी को लगता है। तो हमने तो अपनी आंखों से देखा था, तभी मेरे भाई बहन थे मेरे साथ। तो मैं 12th क्लास की पढ़ती हूँ अभी। एजुकेटर तो वैसे ही खराब और पढ़ाई तो वैसे ही खराब हो रही है हमारी पढ़ाई का पता नहीं। बाद में परसेंटेज नहीं बनी तो बोलेंगे परसेंटेज कम है, नौकरी नहीं मिलेगी। हमें तो अपनी पढ़ाई की टेंशन है, क्या करना है क्या नहीं पता नहीं। ये बच्ची, इसका गला रूंधा है अभी चित्रा, इसके गले का रूंधन आप सुन सकती हैं, क्योंकि इसे न सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, अपने छोटे भाई बहनों की चिंता है, बल्कि अपनी पढ़ाई की चिंता है। 12वीं की ये छात्रा है, इस बहुत क्रूशियल फेज होता है 12वीं। इसके बाद नौकरी का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, ये कुछ बता पाएंगे क्या आपके भाई बहन इन्होंने जो अनुभव किया? बोलो बेटा, आप कुछ बता पाओगे? नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चे अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही थी, बहुत कुछ आपके इलाके में जो हुआ उसे लेकर। हमारे जब हम घर में जा रहे थे तो हमारे आगे बम फट गया, तो हम बहुत मुश्किल से जी पा रहे हैं। हम मर चुके हैं, हमारे घर में गाय हैं, बछड़े हैं, हमारे आदमी भी घर में है, बहुत परेशानी हो रही है हमको। हम क्या करें, हम गरीब लोग इधर इधर से भटक रहे हैं। हमारे साथ हमारी साथ बूढ़ी माँ है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे आदमी घर में है, गाय भी घर में है। क्या करें, हमको बहुत परेशानी हो रही है, हम बॉर्डर में रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम। आप सरकार से और हमारे जो तमाम नेता केंद्र में बैठे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार से कि हमको थोड़ा बहुत प्लाट मिल जाए, हम उधर से जब भी हम चालू हो तो हम उधर जाकर रह सके। हम यही सरकार के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको पीछे थोड़ी थोड़ी जगह मिली जाए। आपके पति अभी भी वही हैं और पति अभी भी घर में है और गाय को घास डाल रहे हैं, तो हमको उनकी चिंता हो रही है। पता नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो हमको बहुत उनकी परेशानी हो रही है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो घर में गाय को देख रहा है। तो अपने माल मवेशियों की वजह से, अपनी रोजी रोटी की वजह से, अपने घर बार की वजह से चित्रा, इनके पति और तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, तमाम ऐसे घरों के लोग हैं जिनके घर के जो मुखिया है वो वहीं रुकने को मजबूर है, रात भर वहां रुकते हैं और कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, कब किसकी जान चली जाए, कब कहां पे बम फट जाए, कब कहां पर बारूद फटे, किसी को कोई पता नहीं है। रवि हमारे साथ है। रवि, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो मोर्टार शेल इन शख्स ने हमें दिखाया जो इनके इलाके में गिरा था, ये गोली, ये इसकी इंटेंसिटी के बारे में और ये घरों को किस तरह भेद कर ढहा रही है और लोगों को किस तरह से तहस नहस कर रही है पूरी इलाके को, ये बताइए। शीतल, जैसे बच्ची ने बताया कि इनकी गाड़ी के ठीक सामने ये मोर्टार का शेल आकर गिरा और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये आर्टिलरी में हैवी वेपन के तौर पर माना जाता है। इसको जो मिलिट्री के जो गाड़ियां होती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, इसके अलावा बंकर को उड़ाने में, चौकियां उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये इसका आकार कुछ ऐसे होता है इसके ऊपर बम के तरह का, और जब ये गिरता है तो फिर फटता है और उससे इस तरह के जो टुकड़े होते हैं इसके, जैसे इसी का एक टुकड़ा है, ये उड़ते हैं और इनकी स्पीड गोली से ज्यादा तेज होती है और जिस चीज से टकराते हैं यहां तक कि लोहे तक को ये काट सकते हैं। आपने बताया कि अब लोगों के शरीर से ये लोगों के शरीर से निकल रहे हैं, क्योंकि जब धमाके के बाद ये फटते हैं तो लोगों के शरीरों में घुस जाते हैं गोली की तरह पे और इससे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है, प्लस इसका ब्लास्ट बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये LMG की गोली है, लाइक मशीन गन, इसका इस्तेमाल भी चौकियों पर हमले के लिए किया जाता है और ये भी हैवी वेपन माना जाता है, प्रोहिबिटेड बोर है। इसका इस्तेमाल सिविलियंस पर पाकिस्तान कर रहा है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि निहत्थे लोगों पर आप हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करें, उनके ऊपर गोलियां दागें, उनके घरों को तहस नहस करें और इस तरह का वार करें जो एक साथ में। इसका मैं दायरा बताना चाहूंगा, जब ये गिरता है तो अपने आसपास करीब 20 मीटर के दायरे में इसकी किलिंग जोन है इसका, उसमें अगर कोई खड़ा हुआ है तो मारा ही जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच जाए। और 200 मीटर तक इसके शेल जाते हैं, 200 मीटर तक गोलियों की तरह ये शरीरों के अंदर घुस जाते हैं और हैवी कैजुअलिटी करते हैं। तो ये बहुत लकी हैं अगर इनकी गाड़ी के ठीक सामने ये गिरा और इनको खरोच नहीं आई तो ये वाकई में अपने आप में खैरत अंगेज बात जाहिर तौर पर। चित्रा, तो ये है पाकिस्तान की बुज़दिली, इस तरह का भारी भरकम असलहा वो निहत्थे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये पाकिस्तान की बुज़दिली है और लगातार वो नकारता है इस बात को कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने तो सीज़ फायर का वायलेशन नहीं किया। ये जीते जागते सबूत है, ये लोग मेरे पीछे जो खड़े और इस पूरे इलाके में ये जीते जागते सबूत है पाकिस्तान की हिमाकत के। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप त्रेवा के सरपंच हैं जहां के ये लोग हैं और जो बिल्कुल बॉर्डर पर है। ये बताइए, इससे पहले ऐसे हालात, ऐसे भयानक हालात कभी आपने देखे? मैम, ये तो हालात जो अभी चल रहे हैं हमारे इलाके पे, हम सिर्फ हमारे गांव पे नहीं, पूरी बेल्ट में, बॉर्डर बेल्ट में जो हालात बने हुए हैं कि वहां पे पता नहीं किसको, बिल्कुल मौत के साए में रहते हैं लोग, किस पे शल गिरना और किसने खत्म हो जाना। अभी पिछले दो दिन इससे पहले इस तरह की सिविलियंस पे हमले तो मुझे लगता है कि कई साल से नहीं हुए। जब से हम देख रहे हैं, जब बड़ी हैवी शेलिंग नहीं होती थी, छोटा फायर जो तब जो पास गांव में थे 1 किलोमीटर के अंदर उन पर गिरते थे और दूसरे वाले गांव पर जो दूरी पे थे वहां पे कोई इसका फैक्टर नहीं होता था। लेकिन जो हैवी शेलिंग हो रही है, ये तो 5-6 किलोमीटर हमारा जो टोन है अरनिया, उस पर भी हैवी शेलिंग हो जिसके कारण 4 कैजुअल्टी हुई हैं और 30 के करीब जो लोग जख्मी हुए हैं और कल भी 4 लोग फिर दोबारा जख्मी हुए हैं। और मुझे पूरा याद है कि सिर्फ यही हालात नहीं है, इन दिनों नहीं हुए, पिछले 23 अगस्त को भी हमें शिफ्टेड होना पड़ा था यहीं पे और 6 दिन के बाद जब थोड़ा सा सुधरा हमने वापस गए, इनकी कोई मीटिंग हुई थी, लेकिन फ्लैग मीटिंग हुई थी 23 अगस्त को इधर का आए थे, उसके कोई 6 दिन के बाद हम इधर से वापस रवाना हुए थे। लेकिन ठीक हम महीने के बाद दोबारा हमारी वही हालत है, लोग हमारे बहुत परेशान हैं, सभी सेक्टर से हमारे जो बैकवर्ड है, जो हमारी पढ़ाई नहीं पर अफेक्टेड हो रहा है, हमारे जमीन पर, फसल पर, माल मवेशी, परिवार बिखर रहे हैं। जैसे इन महिलाओं ने बताया इनके पति। चित्रा, कैसी विडंबना है कि अब से ठीक 2 दिन बाद करवा चौथ है और करवा चौथ जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में बहुत शिद्दत से मनाया जाता है। यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत पावन अवसर ये रहता है और ऐसे में ये महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने घरों से, अपने पतियों से दूर रहने पर मजबूर। मैं इनसे बात करना चाहूंगी। आप आएंगी क्या? आपके परिवार के लोग भी, जो घर की मुखिया हैं, पति हैं, वो घर पर ही हैं अभी और करवा चौथ है परसों और इस मौके पर आप अपने पतियों से बिछड़ी हुई हैं और ऐसे हालात बने? बड़ी परेशानी है सानू, इन्नी परेशानी है कोई हिसाब नहीं। इन्ने गोले पड़े रहे साढ़े घर बर्बाद हो गए ने, साढ़े बच्चे पढ़ाइयां खराब हो रही हैं,
और सारी जिंदगी खराब हो रही है। अस कहाँ से जाइए, सारा कोई साधन नहीं रहने का, ना कोई बहने का, ना कोई खाने का, और औरतां बाहर आन के पतीतियां नहीं लगी। ये जड़ा करवा चौथ है, तुस फिर इस करवा चौथ की कर गई हो तुस? अस करवा चौथ किस तरह रखिए, नहीं रख गया, अस की कर सके इसमें, कोई साधन नहीं इसका। गऊ में सोवदा है काम। तो शोक से भरा हुआ ये समय है, ये वक्त है, ये करवा चौथ इन महिलाओं का बीतेगा चित्रा, जब इनके पति घरों में हैं और लगातार दहशत के साए में जी रहे हैं, जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और बमबारी जारी है और ये लोग यहाँ पे शरणार्थी कैंप पर रहने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई तबाह हो रही है, छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और परिवार बिखरे हुए हैं। आधे लोग यहाँ हैं, आधे अपने घरों पर हैं। वो क्योंकि वो घर नहीं छोड़ सकते, वो अपना घर बार नहीं छोड़ सकते, अपना जो उनका माल है, जो उनके जानवर है, वहां पर पशु है, जो जिनसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। ये एक कड़वी हकीकत है जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं। चित्रा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला। पाकिस्तान, पाक से उसके नाम की ही शुरुआत होती है, लेकिन नापाक उसकी हरकतें और इन लोगों की जिंदगी किस तरह से इन दिनों गुजर रही है उसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन यहां पर संबित पात्रा, सवाल आपसे मेरा सीधा सा ये है, सरकार कार्रवाई कर रही है, नरेंद्र मोदी जी खुद सामने आकर जवाब दे रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो सवाल उठा रही है, एक तो स्थिति स्पष्ट की जाए पूरी तरह से, और दूसरा ये कि आपने विपक्ष को विश्वास में ही नहीं लिया है। सरकार क्या कर रही है, किसी से भी आप बातचीत करने को तैयार नहीं है। चित्रा जी, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला विषय है, जैसे कि आपके पैनल में मौजूद तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जो इसमें डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया जाता है, या तो फिर आर्मी जिस प्रकार की रिटेलिएशन कर रही है, ये जनता को बताने की या ये डिस्कशन करने का विषय नहीं होता है। ये बहुत अलग तरीके से करने की आवश्यकता होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग द टॉक। और हम कहीं ना कहीं जो हमने कहा है वो हम कर भी रहे हैं, और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम यह भी कह रहे हैं कि आज तक इतिहास में जिस प्रकार का रिटेलिएटरी मेजर्स पाकिस्तान ने नहीं देखा होगा, पाकिस्तान को अब वो देखना पड़ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ेंगी और उनको देखेंगी तो आप जान पाएंगी कि पाकिस्तान में आज एक दहशत का माहौल है कि इंडिया आखिरकार बहुत जोरदार तरीके से, फोर्सफुल तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से अरुण जेटली जी ने कहा कि हम एक एग्रेसर कंट्री नहीं है, हम पीस लिविंग कंट्री है, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, मगर अगर आप मिस एडवेंचरिज्म करेंगे तो हम भी आपका जीना दुभर कर देंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। कांग्रेस भी वही करे जो उसे करना चाहिए, उसे देशभक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, न कि इन विषयों का राजनीतिकरण करे। मैं उनसे एडवाइस करूंगा कि वो इसका राजनीतिकरण ना करें। चलिए, इस पर राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ना करे, इसका जवाब राजीव त्यागी जी से लूंगे, और इसके साथ हमारे खास मेहमान प्रेमनाथ ह्यून जी और अनिल कौल जी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फोन लौटते हैं। बीच बहस लगातार, क्या जंग भड़काकर ही मानेगा पाकिस्तान, और उसकी तैयारी के लिए, मतलब माकूल जवाब देने के लिए भारत, हिंदुस्तान कितना तैयार है, इस पर बीच बहस जारी है। लेकिन राजीव त्यागी, जल्दी से, संबित ने जो बातें कही थी ब्रेक से पहले, उस पर आप जवाब देना चाह रहे हैं। पात्रा जी ने देशभक्ति पे प्रश्न लगाए थे कांग्रेस पार्टी की, तो मैं एक बात कह दूं संबित पात्रा जी, हु लिव्स इफ नेशन डाइज, हु डाइज इफ नेशन लिव्स, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। तो कांग्रेस पार्टी के लोग बाग और देश के लोग बाग इस सिद्धांत को मानते हैं कि देश बड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संबित पात्रा जी, इंदिरा जी ने 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारी फोर्सेज ने पाकिस्तान का भूगोल बदला था, और सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री साहब ने बदला था, वो कांग्रेस की सरकार थी। हम तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान स्वप्न दिखाए थे लोगों को, उन सपनों को पूरा करने का टाइम आ गया है। बॉर्डर पे लोगों के अच्छे दिन नहीं आए हैं जी, सैनिकों के अच्छे दिन नहीं आए हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं। हम इस पर राजनीति न करें, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एक्शन आपको लेने का टाइम आ गया है, बोल लीजिए, आपको ले नहीं पा रहे। राजीव त्यागी जी, आपने अपनी बात कह ली। सर बताइए, हम तो माकूल जवाब देने के लिए तैयार है ना पूरी तरह से, पाकिस्तान जो करे उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये बात तो तय है। देखिए चित्रा, ये जवाब मिल रहा है, और between Dr. Patra and Tyagi Saab, they can keep fighting into the ring and go into the 4th or 5th or 6th round, वो उनके काम है। लेकिन ग्राउंड पे जो हालात है, वो कई साल बाद एक जरूरी चीज जो इनको सबको समझ में आनी चाहिए और देशवासियों को समझ में आनी चाहिए कि आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी गई है कि आप जैसे रिटेलिएट करना चाहें वैसे। ये पहले बहुत अच्छी बात ये पहले नहीं हुई है, और ये एक फैक्ट है। सर एक मिनट फिनिश। इससे ये साबित हो रहा है
कि नुकसान, अगर देखिए नुकसान लड़ाई में, जंग में नुकसान होता है। जो शीतल जी दिखा रही हैं वो बहुत दर्दनाक है, और मैं उस इलाका का रहने वाला हूं, मेरे समझ में आता है क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन आज से 25 साल पहले किसी और वजह से हमारी कौम को भी वहीं उसी स्टेट से बाहर निकाला था, तब तो कोई रोया नहीं था। तब तो कोई हमारे भी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ह्यूम सर के पास मैं चलूंगी, ब्रेक के बाद से माफी के साथ रोकना चाहते हैं तो फौरन लौटते हैं इस बड़ी खबर पर। हमारे हालात पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पीएन ह्यूम सर, सवाल ये है जिम्मेदार पाकिस्तान ही है, लेकिन यूएन में जाकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में वो क्यों जुटा हुआ है? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले नवाज शरीफ जो है, जो प्रधानमंत्री है अब, वो प्रधानमंत्री नहीं है। आपको पता है, मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा कि वो उसके हाथ में कुछ नहीं है। आपने देखा कि इमरान का एक पार्टी बनी, जरदारी की एक पार्टी बनी, उसके बाद आप देखो क्या हुआ है। अब ISIS जो है वो पाकिस्तान में भी आ गई है, वो इनको नहीं छोड़ेगी। ये भुट्टो, ये वो जो बिलावल, ये नहीं छोड़ेगी। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ हम कुछ करें ताकि हमारा जो है वो थोड़ा कम इफेक्ट पड़े। दूसरी बात, ये कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाएं। यूनाइटेड नेशंस को ना हम मानते हैं, ना हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे। ये पहली बात नहीं है, पहली बात नहीं। नरेंद्र मोदी की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है। वक्त की कमी है सर, इस वजह से आपको रोकते हुए आप तमाम लोगों का हमारे साथ शुक्रिया। रवि आपका भी, और साथ ही शीतल आपका भी शुक्रिया। उम्मीद यही है कि जो गुस्ताखी पाकिस्तान की ओर से की गई है, ये उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है आगे आने वाले दिनों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे है सुपरफास्ट।